अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। कुछ बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है, तारीखी हो रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आज अब से कुछ देर के बाद वाइट हाउस में ज़ोहराने पर उनकी मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। ऐसा नहीं है कि माजी में पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ्स की किसी अमरीकी सदर से मुलाकात ना हुई हो। माजी में हमने परवेज़ मुशर्रफ को देखा, कैंप डेविड में मुलाकातें, दीगर जगहों पर मुलाकातें, लेकिन वो उनकी कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थी। पहली मरतबा कोई आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल इस वक्त अमेरिका में एक सोलो विज़िट के ऊपर मौजूद है। कोई सिविलियन डेलीगेशन नहीं है, लेकिन उनको होस्ट किया जा रहा है वाइट हाउस में। और ये ज़ोहराना, इस पर क्या कुछ होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट थी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जिसमें पाकिस्तान ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की, उसकी आफ्टर मैथ में फिर पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, उसके तनाजुर में, और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बायलैटरल ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से ये दौरा बहुत अहम है। ये किस तरीके से मुख्तलिफ है, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और एक ऐसा वक्त जिस वक्त इस रीजन में एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हुई है, पाकिस्तान को एक बैलेंस रखना है चीन और अमेरिका के दरमियान, उसमें ये दौरा, इसमें कितना कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना होंगे, क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर भी आ सकता है। बहरहाल इन इटसेल्फ अगर बात करें तो आर्मी चीफ का जो ये दौरा है, ये दौरा जिस वक्त में हो रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड के साथ हो रहा है, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही एक जंग जो इस वक्त छिड़ चुकी है, उसका पैमाना लगता है कि अब बढ़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रात अपना विज़िट कट शॉर्ट किया, वो अमेरिका वापस पहुँचे, उन्होंने एक सिक्योरिटी मीटिंग चेयर की, और ये बातें की जा रही हैं कि अमेरिका इस जंग में अब बराह रास्त कूदने की तैयारी कर रहा है। थ्रेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और हैरान कुन तौर पर ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को कत्ल की बराह रास्त धमकी अमरीकी सदर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दी गई। ये कहा गया कि हमें मालूम है कि आपका ठिकाना कहाँ है, फिल वक्त हम आपको कत्ल करने का इरादा नहीं रखते। और इसके बाद अब से चंद घंटे पहले सैयद अली खामनाई का एक टेलीवाइज्ड एड्रेस सामने आया है, जिसमें उन्होंने तंबीह की है कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदा तो फिर उसके नताइज होंगे, एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाएगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका दायरा जिस तरीके से वसी हो रहा है, इसका पाकिस्तान के ऊपर, इस खित्ते के ऊपर क्या असर होगा, इस पर भी बात होगी। और फिर एक दाखिली सियासी जंग है पाकिस्तान में जो थमने का नाम नहीं ले रही। हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब वो मरहला आ चुका है कि जहाँ पर आईनी बेंच बहुत जल्द वो फैसला सुनाने जा रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और कराइन शवाहिद ये बताते हैं कि शायद ये फ़ैसला बहुत से लोगों को सरप्राइज़ कर देगा। और इस फैसले के नतीजे में ये बातें भी हो रही हैं कि आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में टेबल की जाएगी, और आइन के ढांचे में मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ दरकार हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार नसरुल्लाह मलिक साहब। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार अमीर अब्बास साहब, और हाफिज़ एहसान खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। आगाज़ जो है वो नसरुल्लाह मलिक साहब, विज़िट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का विज़िट, क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को डायरेक्ट वाइट हाउस में इस तरीके से होस्ट किया जाए। तो इसकी क्या वजह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए था मौका, शहबाज शरीफ साहब के जो विज़िट्स भी हुए उस दौरान जो बाइडन के साथ उनका सिर्फ मुसाफा हो पाया, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ को इनवाइट किया जा रहा है एक लंच पर, ज़ोहराने पर वाइट हाउस। शुक्रिया नकवी साहब। जैसा कि आपने खुद कहा कि ये एक बड़ा मुनफरिद दौरा है पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, और आपने ये भी जैसा कि कहा कि ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ वाइट हाउस में और उनकी काबीना के साथ जो मुलाकात होगी, ये भी बड़ी मुनफरिद है। इसलिए कि अगर हम माजी में जाकर देखें तो पिछले 10 सालों में दो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने दौरे किए। एक जनरल राही शरीफ साहब थे जो 2015 में अमेरिका गए, वाशिंगटन में उनकी मसरूफियात रहीं, और दूसरे जनरल कमर जवेद बाजवा थे आर्मी चीफ की हैसियत से, उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया था। लेकिन इन तमाम तरह मसरूफियात जो थी वो सिर्फ और सिर्फ दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर मरकूज रही।
प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जिक्र आपने किया। जनरल मुशर्रफ ने ये जो मुलाकातें की अमेरिकी प्रेसिडेंट से, वो उस वक्त बतौर सदर पाकिस्तान के तौर पे उनकी मुलाकातें हुई। बतौर आर्मी चीफ उनकी मुलाकातें भी जो है वो नहीं हुई थी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुनफरिद दौरा है, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह वहाँ पे मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, इस दौरे में ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के जो नतायज सामने आए और जो उसमें अमेरिका का किरदार था, और जो अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के इस जारहाना अज़ाइम का जवाब दिया, मैं समझता हूँ उसके बाद ये अहमियत काफ़ी बढ़ गई थी। और जैसा कि आपने भी हमेशा से देखा कि माजी में अगर हम सऊदी अरब की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो वो पैरेलल रिलेशन रखने के हमेशा से कायल रहे हैं, कि वो उनकी रावलपिंडी के साथ रिलेशन भी रहे हैं, उनकी जमहूरी हुकूमतों के साथ भी बातचीत या उनके रिलेशन रहे हैं, लेकिन दो रिलेशन को पैरेलल देखते हैं, सऊदी अरब और जो है वो अमेरिकन की अगर हम खास तौर पे बात करें। तो इस लिहाज से जो है ये दौरा भी बड़ी अहमियत का हामिल है, कि इस जंग के बाद जब ये दौरा हो रहा है, और फिर इत्तेफाक से जो इसराइल ने जिस तरीके से जारहाना अज़ाइम का इजहार किया, ईरान के ऊपर हमला आवर हुआ, और ईरान के साथ जिस किस्म की जंग का आगाज़ इसराइल ने किया है, मैं समझता हूँ इन हालात में भी इस रीजन के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है वो अहमियत और बढ़ गई है। तो मैं बज़ाहिर ये लगता ये है कि कोई पॉलिटिकल क़यादत वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ़ौज के साथ दिफाई तल्लुकात के साथ साथ अगर फ़ौज की इस डिप्लोमेसी को या आर्मी चीफ के जो तल्लुकात पाक अमेरिकन रिलेशनशिप में अगर आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खासा दौरा अहमियत भी इख्तियार कर सही। सकता अच्छा, है। अहमियत तो है, रीजनल रेलिवेंस जाहिर है कि पाकिस्तान की बढ़ गई है। खोखर साहब, अब जाहिर है कि ये बात चल निकली है, ये दौरा, ये कितना अनप्रेसिडेंटेड दौरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसकी जियोपॉलिटिकल टाइमिंग के ऊपर भी तबसरा हो चुका। ये जो अमीर अब्बास साहब ने नुक्ता उठाया है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं उनके मुताबिक हम मनसबों की मुलाकात होती है, तो हम इस पे ज़ाहिर है कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो अपने हम मनसब से मुलाकात नहीं कर रहा, हम तो ऑब्वियसली वॉकिंग आउट ऑफ प्रोटोकॉल अपने से ऊपर वाले मनसब से मुलाकात कर रहे हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसको 3 एंगल से देखता हूँ, ये जो इस वक्त डेवलपमेंट आई। अगर आपने इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है, तो जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ़ोन करते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट को, और उन्हें ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और आपने कल देखा कि जब उनकी पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग हुई और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने एक चीज़ को स्टेट किया, तो पूरी ईरानी पार्लियामेंट जो है उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ईरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ी क्लियर है। तो लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट को, जो आर्मी चीफ की आज की मीटिंग है, उसको ईरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा ख्याल है कि उस पर जाना भी नहीं चाहिए, कि जब एक क्लियर स्टैंस जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिए हुए है कि हम इस जो ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या सॉवरेनिटी है, हम उसको किसी भी सूरत जो है वो वायलेट होता नहीं देखना चाहते। और पाकिस्तान जो है उसने एक लीडिंग रोल प्ले किया है, जो आपकी नेशनल यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग है, कि जिस तरह एक क्लियर स्टैंस जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने वहां पे लिया, और जिसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उस चीज के अंदर जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरानियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस बात को अब इस तरह लेके चलना जो है वो मुनासिब नहीं है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि आपके सामने 2 इवेंट्स हुए हैं। एक इवेंट हुआ है कि जो इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट आया, और उस इवेंट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने बड़ा जबरदस्त जो है वो अपने आप को असर्ट किया, और असर्ट करने के बाद वही अमेरिका जब कह रहा था कि मेरा इससे लेना देना नहीं है, और जब मोदी जो है वो अमेरिका के पास गया और वहां के ऊपर जाके उन्होंने कहा कि मेरी जान छुड़ाई जाए, तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया। और मैं आपको चीज बताऊं, आपने अभी स्विमिंग पूल वाली बात की है, दुनिया भर के अंदर जब भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स या आपकी जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट बैठती है, तो जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को जब वो एक दफा एक चीज दे देती है कि आप इस चीज के अंदर जाएं, आपका ये हमने मैंडेट दे दिया हुआ है, तो वो उसको उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि जी चूंकि वो स्विमिंग पूल के अंदर थे और उन्होंने उन्हें फोन किया कि हमें ये फोन आया है, आप दिल पर ले गए, आप दिल पर ले गए इस बात को। ऑब्वियसली जब हम वॉर रूम्स देखते हैं, सिचुएशन
कह रहा हूँ सुन ले रहे देखिए, आप कंटिन्यू करें, आप सुन लें आप अच्छा, कंटिन्यू मैं करें। आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इस तरह के नेशनल किस्म के इश्यूज हैं, उनको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना चाहिए। और देखना कि जब मोदी ने भी अपनी आर्मी चीफ को कहा कि जी गो अहेड, आप जो चाहें आपका जी जाके करें, तो हर स्टेप के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह की जो मिलिट्रीज की एक्सरसाइजेज है, यानी कि इस वॉर के अंदर है, वो नहीं उसे करता अनटिल केयरलेस जो है कि स्पेशल चीज ना है और उसे कहा जाए। नहीं दूसरा आप उस चीज का यकीनन आपके लिए ये नॉर्मल हो सकता है, बट पाकिस्तान 55 साल की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में था, एक ऐसी जंग में जो किसी भी वक्त एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब आप भी इस पर तबसरा कर दें। एक ये स्विमिंग पूल वाला, और एक वजीर रेलवे कहते हैं कि जब मुझे पता चला हमला मुझे हुआ तो मुझे हमने सर थोड़ा सा मैंने तरबूज मंगवा मुझे लिए। थोड़ा सवाल तो सुन लेना सर, मुझे- खोखर साहब सवाल तो सुन लें। वो तरबूज मंगवा जी, लिए, जी। तरबूज मंगवा लिए या स्विमिंग पूल, ऑब्वियसली एक हाइटेंड थ्रेट था, एक न्यूक्लियर वॉर का खदशा था। उसमें जाहिर है कि ये सवाल बंदे के जहन में आता है कि द प्राइम मिनिस्टर और इम्पॉर्टेंट फेडरल मिनिस्टर्स, उनकी ये जो एक्टिविटी है तरबूज खाने की या स्विमिंग पूल जाने की, समहाउ ये उस सिचुएशन से लग्गा नहीं खाती थी। आप दिल पे ले गए मेरी बात। नहीं नहीं, इससे मैं आपको चीज बताऊं, कुछ चीजों के पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होते हैं, और उन ऑप्टिक्स के अंदर आप अपने एनिमीज को ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम आपको इतना सीरियस नहीं लेते, और जो हमने फैसले किए हुए हैं और जिन लोगों को हमने कहा हुआ उनको एग्जीक्यूट करें, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सही। एक पॉलिटिकल चीज होती है कि मैं नॉर्मल हूं या मैं उस सिचुएशन के अंदर हूं। मैं आपसे जो कहना ये चाह रहा हूं, और ये जो अभी भी आपने आर्मी चीफ के विजिट की बात की है, ये एक प्लान विजिट था। ईरान वाला जो मामला है वो तो अभी है, ये तो मुमकिन नहीं है कि ईरान के इन्वेजन के बाद जो है आर्मी चीफ का विजिट जो है वो प्लान हो। कभी भी किसी आर्मी चीफ का या किसी हेड ऑफ स्टेट का कम से कम जो है वो आपका 1 माह या 1.5 माह के अंदर वो चीजें प्लान की जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ने उस खुद प्लान कहना शुरू के कर बाद दिया था कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आ रहा है, तो ये तो जाहिर है कि ऑफ द कफ ऐसे तो नहीं प्लान होता कि आज उठा कोई भी बंदा और उठ के जाकर मुलाकात कर लेगा। इसके लिए कई कई हफ्ते, कई कई महीने डिप्लोमेटिक चैनल्स पर तैयारी होती है, वर्किंग पेपर्स, टॉकिंग पॉइंट्स, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, ऑप्टिक्स ऑफ द मीटिंग, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। ईसा, आपके सामने एक एग्जांपल थी ना कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे, उनका एक शेड्यूल्ड विजिट था रशिया का, तो जब रशिया वहां पे पहुंचे तो उसके सामने एक यूक्रेन का आ गया, तो Exactly. उसको भी उस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसको अगर देखा जाए तो अगर आर्मी चीफ जो है उनकी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ बात हो रही है, तो उसका देखें कि आउटकम क्या निकलता है। आउटकम जो है कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ईरान वाली बात कर रहे हैं वो तो अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, कि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन आई, उसको उनकी पार्लियामेंट ने, उनके प्रेसिडेंट ने, उनके स्पिरिचुअल लीडर ने और दुनिया भर ने उसको रिकॉग्नाइज कर सही, लिया। अब जो मेरी के साथ हमारा रिलेशन है सही। उसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स थी या चीजें जो बेहतरी थी, अगर इस विजिट से वो चीजें बेहतर होती हैं तो मेरा ख्याल है इसको उस कॉन्टेक्स्ट सही। नसरुल्लाह मलिक साहब, मुलाकात होती है और जाहिर है कि मुलाकात में ऑब्वियसली मौसम का हवाल, उसके ऊपर बात नहीं होगी। अब इस वक्त जो सारे हॉट एंड बर्निंग इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जो लीडर है, जिसने डिसीजन लेना है, पाकिस्तान की मिलिट्री किस तरीके से, उसकी पॉस्चरिंग क्या होगी इस रीजन में, तो ऑब्वियसली अमेरिका, ये बात अंडरस्टूड है, गोज़ विदाउट सेइंग कि एक उनका भी सेट ऑफ डिमांड्स होगा। और पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है उसमें बैलेंस रखना ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ये कितना अहम होगा, और क्या ये स्ट्रेंथ आपके ख्याल में मौजूद है कि जहाँ पर ना करनी है वहाँ पर ना की जाए, जहाँ पर हाँ करनी है वहाँ पर हाँ की जाए? मलिक साहब। अच्छा नकवी साहब, पहली बात तो ये है कि जिसका अभी जिक्र अमीर अब्बास साहब ने किया, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल हुकूमत जहाँ होती है उसे फॉरेन अफेयर्स देखने होते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के गवर्नेंस के मॉडल को देखें, आज आपको ये चीज नजर आती है कि आपके पास अफवाज पाकिस्तान या आर्मी चीफ, उनका एक बड़ा बुनियादी, जी जी प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही। उनका एक बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। अब इस प्रैक्टिस कैसी है, बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे यूएस जो सेंट्रल कमांड है, वहां भी आपने बहुत सी मुलाकातें ऐसी देखी होंगी जो इस रीजन के अंदर होती हैं। अगर आप सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इराक की बात करें, तो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी मुलाकातें होती हैं यूएस सेंट्रल कमांड की,
और उनकी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल के अंदर कुछ ना कुछ अपनी चीजें जो है वो बुनियादी तय की होती हैं। पाकिस्तान में हर जमहूरी हुकूमत ने इस को तस्लीम किया, बादले नाखास्ता किया हो या उन्होंने इसको जरूरी समझा हो। अगर आप पिछले 10, 12, 15 साल सऊदी अरब के साथ तल्लुकात हों, हमारे चीन के साथ मामलात हों, हमारे माली मामलात हों, IMF के साथ हमारी डील हो या मुल्क की सिक्योरिटी मसाइल हों, आर्मी चीफ का एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है। ये इस बात का तस्करा हर हुकूमत आपको कर मॉडल मौजूद आपके दीगर ममालिक के साथ दिफाई रिलेशनशिप में और आपके इवन तिजारती मामलात के अंदर भी। अब CPEC की मिसाल ही ले लीजिए कि जब वहां पे आर्मी चीफ का विजिट होता है, वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकातें भी होती हैं, पॉलिसी साजों से भी मुलाकातें होती हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मसाइल शायद मलिक साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। आपकी आवाज़ शायद इंटरनेट की थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह से हम तक पहुंच नहीं पा रही। मुझे लेट मी गो ऑन अ ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आता हूं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नसरुल्लाह मलिक साहब, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट किस्म का गवर्नेंस मॉडल है और गुज़श्ता तकरीबन एक दिहाई से जो आर्मी चीफ हैं जितने भी हैं सक्सेसिव, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के जो डिसीजंस हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई किरदार अदा किया है, और फॉरेन रिलेशनशिप में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं वही अर्ज कर रहा था आपके, हमारा जो मॉडल है गवर्नेंस का मॉडल, इसमें सियासतदानों ने और आपकी अफवाज पाकिस्तान ने खुद ये तय चीजें कर ली रही हैं कि किस तरीके से आपका गवर्नेंस का मॉडल आगे बढ़ेगा। आप सऊदी अरब का विजिट होता है, आप देखिए वहाँ आर्मी चीफ साथ होते हैं। अगर चीन का विजिट होते हैं, आर्मी चीफ साथ होते हैं। अमेरिका के इस दौरे में अगरचे वो अकेले गए हैं, लेकिन ये सारी सफारतकारी का जो काम है ये आपकी सियासी हुकूमतों ने दिया होता है। आप अगर माजी की हुकूमत को भी देखें, उस वक्त भी हमें बताया जाता था कि जी अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये सफारतकारी ना करते, ये इन्वेस्टमेंट ना आती, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब में चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर कराने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो गोया आपकी जो पॉलिटिकल हुकूमतें रही हैं जितनी भी, उन्होंने इस किरदार को हमेशा से आज खुद तस्लीम किया और उन्हें खुद इन्वॉल्व किया इस बात को कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, आपके पास पाक चीन राहदारी की बात हो, आपके पास IMF से टॉक्स की बात हो, आपके पास FATF का मसला हो। तो इन सारे मामलात के अंदर आपने आर्मी चीफ की जो मौजूदगी उसको बरकरार भी रखा और फौज का इनपुट लेने के साथ साथ इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी फौज को रखा। तो अब ये बात बज़ाहिर तो एक किताबी शक्ल में अजीब लगती है, लेकिन अमलन पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के साथ इन तमाम चीज़ों पर फोकस्ड रहा है। US सेंट्रल कमांड की मैं जो बात कर रहा था, बात चीज़ों में देखिए उनकी ज़रूरियात जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरियात है वहाँ में भी उनके अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं जाते, बल्कि US सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं उन्होंने इराक का दौरा भी किया, सीरिया भी गए, उन्होंने जाके मुलाकातें भी की, मिडिल ईस्ट में भी आए, उन्होंने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें भी की, उनके अपने जो दीगर उनकी जो फोर्सेज हैं उनके सरबराहान से भी मिले। हर मुल्क का जो मॉडल है गवर्नेंस का, अगर आप और हर मुल्क की जो जमहूरियत है अगर आप उसको सामने रख के देखेंगे तो फिर आपको इस दौरे के हवाले से कोई अचंभे की बात महसूस नहीं होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज की हुकूमत हो, माजी की हुकूमत हो, उससे पहले की हुकूमतें हों, हमेशा से ये किरदार रहा है। उसमें सफारतकारी, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें दिफाई ताल्लुकात और उसमें मुल्कों के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में फौज का किरदार रहा है और ये सियासी हुकूमतों का तस्लीम शुदा है। हाँ, फौज का किरदार भी रहा है और हमारे ऑब्वियसली सियासतदानों या हमारे जो सिविलियन इदारे हैं उनकी बहुत सारी जगहों पर कमियां, कोताहियां और कमज़ोरियां भी हैं, जिसकी वजह से प्लग इन करने के लिए भी शायद आना पड़ता है, या फिर सियासतदान अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने फ़ायदे के लिए उनको खुद भी लेकर आते हैं। लेकिन जब हम ये गवर्नेंस मॉडल पर बात चली निकली है तो अमीर अब्बास साहब, पूरी दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम राइज होते हैं, जमहूरियत भी है, आमरीत भी है, अथॉरिटेरियनिज़म है, कंप्लीट बादशाहत भी है, फिर जो है वो जिसको हाइब्रिड निज़ाम या हाइब्रिड प्रो मैक्स जो है वो कहा जाता है। तो क्यों ना इसको फॉर्मलाइज ही कर लिया जाए
एक डिबेट है, बड़ी थॉर्नी डिबेट है पाकिस्तान में। आपने फवाद चौधरी साहब को भी सुना होगा, वो अक्सर ये कहते हैं कि एक जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है और चीज़ों को लिखाई कर लें, उसकी एक रिटर्न उसका वो कर लें कि गवर्नेंस मॉडल में ये होगा, ताकि बस ये लड़ाई और ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। जी, तजवीज आपकी बुरी नहीं है, वैसे मेरी नहीं है, आपके साथ मेरी नहीं है। मेरे से तो दोनों मोतबर शख्सियात हैं। हाफिज साहब माशाल्लाह कानूनदान है, वो अच्छा साहब है, अभी कानूनी ड्राफ्ट बना के दे देते हैं कि इसको कानूनी तौर पे कैसे लीगलाइज किया जाए। और मलिक साहब का सहाफत का बड़ा वसी तजुर्बा है। देखिए, मलिक साहब ने बिल्कुल सही बताया कि होता ऐसा ही रहा है पाकिस्तान। इसमें कोई मतलब, ये तो एक रियल पॉलिटिक है ना पाकिस्तान की, जमीनी हकीकत है, इसको कोई इनकार तो नहीं कर सकता कि पहली बार तो नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसे होता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये आप गिरना शुरू हुए, लुढ़कना शुरू हुए, वो जिसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। आपकी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, वो सारी पेरिशेबल हो चुकी हुई है। उसको कोई शख्स यूं उंगली से ऐसे यूं टक करेगा और वो चीज जो है वो जाकर गिर जाएगी। ये खतरनाक सूरत हाल है। कल को फिर हम यूं कर लेते हैं ना, अभी ये जुलाई है, जून है, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, तो क्यों ना फिर हम हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है, उनको हमारी हुकूमत कहे कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से भी खिताब करके आ जाए। अगर इस हुकूमत नहीं, इतनी फारिग हुकूमत है, ये निज़ाम इतना ही खत्म हो चुका हुआ है, निजाम इतना इंपोर्टेंट हो चुका हुआ है, इसके अंदर कोई सकत नहीं है, कोई जान नहीं है, इसमें कोई खुददारी नहीं है, कोई हमी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो फिर सद्दाम हुसैन जो है इराक में, वो भी वर्दी पहन के ही उसने हुकूमत की थी ना। मोहम्मद कजाफी भी वर्दी पहन के, कर्नल मोहम्मद कजाफी हुकूमत करता रहा लीबिया पे। तो फिर या तो हम अपने वज़ीर आज़म को वर्दी पहना देते हैं, उनके लगा देते हैं वो 3-4 सितारे, या फिर जो आप तजवीज दे रहे हैं, ये जहाज से भी तजवीज है, फिर हम जो साहिब वर्दी है उनको बाकायदा तौर पर इस निजाम का, क्या हम किस तरफ इस डिस्कशन को या मामला को कहां लेकर जाना चाहते हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं अमीर अब्बास साहब की खिदमत में सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूँ। देखें, इसको आप डिसीजन मेकिंग की कोई एग्रीमेंट्स का विजिट शुमार मत करें। आप इस विजिट को आर्मी चीफ की लॉबिंग का एक विजिट शुमार कर सकते हैं। और जो हर, मेरे ख्याल में लॉबिंग आप फर्म भी हायर करते हैं, लॉबिंग के लिए आप हर किस्म के असर रसूख भी इस्तेमाल करते हैं, ताल्लुकात भी इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ वहाँ पे जो गए हैं, जो मुलाकातें करेंगे, जो पाकिस्तान के दिफाई मामलात के हवाले से, मुआशी मामलात के हवाले से और रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो बातचीत होगी, उसका जो मुआहदा होंगे वो हुकूमत के साथ ही होंगे। लेकिन आप अगर समझें कि अगर आपके आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने जाते हैं, तो क्या माजी में या आज भी कोई भी इदारा, यानी लॉबिंग के लिए हर शख्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर फौज के सुपरसलार लॉबिंग कर दें पाकिस्तान के लिए, तो मैं नहीं समझ इसमें कोई गैर कानूनी बात है या इससे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचेगा। वजीर आजम अपनी जगह पर मौजूद है, सदर मुल्क अपनी जगह पर मौजूद है, एग्रीमेंट्स हुकूमत के माबैन ही होते हैं। सही जी। अमीर अब्बास साहब, नकवी साहब, देखिए, मैंने तो कहा कि बेहतर तरीका ये है कि अगर हम आर्मी चीफ जो है उनकी लॉबिंग वो कर सकते हैं, या किसी मुल्क के आर्मी चीफ को सिफारती महाज संभाल के लॉबिंग करनी चाहिए, तो ये तो बहुत जबरदस्त काम है। फिर मैं तो कह रहा हूं कि आगे बढ़ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जब हमारे फील्ड मार्शल खड़े होकर माशाल्लाह वहां सितंबर में तकरीर कर रहे होंगे, तो क्या जबरदस्त दुनिया को हम मैसेज देंगे, मजा नहीं आ जाएगा, ऐसी की तैसी फिर जाएगी दुनिया के अंदर। ऐसे क्या मतलब, जैसा देखे ना क्या मजा आएगा कि वहां सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके तकरीर कर रहे होंगे वहां। सो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं ना, उसी तरफ ही तो जा रहे हैं। सही, बट अमीर अब्बास साहब, ये जो डेवलपमेंट है इन इटसेल्फ, जो पाकिस्तान की इस वक्त रीजनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। अभी नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होनी थी, दैट वाज कट शॉर्ट ऑब्वियसली इसराइल या उसके मामलात की वजह से, ही हैड टू रश बैक टू अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने वो मुलाकात नहीं की, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। उसके ऊपर फिर जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उनका एक अजीबोगरीब सा बयान भी सामने आया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ये मुलाकात हो रही है, तो जो सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की, वो तो लामहला इंडिया के मुकाबले में बढ़ी तो है। नकवी साहब, अभी इस वक्त ईरान जंग से गुजर रहा है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल वॉर हो रही है। कौन लीड कर रहा है? अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है। कौन लीड कर रहा है? मसूद पजेश्कियान जो प्रेसिडेंट है। कौन गाइड कर रहा है? अली खामेनाई जो सुप्रीम लीडर है। कहीं आपने देखा है कि वहां उनके भी तो और लोग होंगे ना,
सही। हमारे यहाँ हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वो किस खेत की मूली है? अभी इंडिया और हमारा दोनों का झगड़ा था ना, उसी तनाजुर में अगर आप देख लें कि कश्मीर के मामले पे, तो इंडिया से भी तो फिर इंडिया के आर्मी चीफ को बुलाना चाहिए ना, ट्रम्प को। भाई समझे तो सही बाबा, जो मैं बात आपकी खिदमत में और बाकी दो अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आपके आउटलुक दुनिया में बन गई है कि ये फारिग निजाम है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई पावर डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन मेकिंग कहीं और है, उधर ही बात करें। इनकी पॉइंट वेल टेकन। लेट मी इंक्लूड खोखर साहब। ऑब्वियसली जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो निज़ाम के लिए तो आइन में तब्दीली दरकार होती है, और निज़ाम के लिए आइन जो है वो बड़ा अहम है। अब आइन के हवाले से एक इस वक्त बातचीत चल रही है शहर इक़्तिदार में कि मुमकिन तौर पे कोई 27वीं आइनी तरमीम आ रही है, और वो आएगी मखसूस नशिस्तों के केस के बाद। अब मखसूस नशिस्तों का केस मैं प्रोग्राम से पहले भी कह रहा था, ये ख्वाब आपने देखा था, आज से 1.25 साल पहले आपने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बात की थी, और आप मुसलसल ये कहते आ रहे थे कि तहरीक इंसाफ का हक़ नहीं है, उनको नहीं मिलनी चाहिए नशिस्तें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको क्या लग रहा है कि अब किस किस्म का फ़ैसला मुतवक्के है? बड़े दिलचस्प आर्गूमेंट्स फैसल सिद्दीकी साहब के भी आपने देखे होंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो उनके थे ख़ास तौर पर, और फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उन्होंने भी कुछ शेर व शायरी की है। ईसा, एक तो बात ये है कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि उनकी बनती नहीं है। मैंने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐसी गुंजाइश नहीं है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और जिसने अपनी जो है उस सारे प्रोसेस के अंदर आके आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 को क्वालिफाई नहीं करती, वो इस चीज़ की एंटाइटल नहीं है, वो पीटीआई हो या और कोई हो या एसआईसी हो। अब ये है कि ये एक फैसला चलते चलाते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो आइन और कानून की जो रेलिवेंट प्रोविजंस थी उनको साइड पे कर दिया, और एक नई तशरीह जो है जो आर्टिकल 17 की या विल ऑफ द पीपल के ऊपर चले गए, या उसके बाद कंप्लीट जस्टिस के ऊपर चले गए, और वो जो प्रोविजंस थी जो आर्टिकल 175(2) था या आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 था, उन सारों को ओवरराइड कर दिया। यहाँ तो ये है कि फिर पाकिस्तान, जिस तरह आगे अमीर कह रहे थे कि जी फिर आप नए डायनामिक्स बना दो, फिर लिख ले पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी अल्टीमेट जस्टिस के अंदर जाके उसकी वैलिडिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो अल्टीमेट उसके अंदर होगी। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर्टेन पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया हुआ है कि जिसके अंदर ये है कि ये लेजिस्लेचर्स का काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम उठी थी वो उठी इस वजह से थी कि आपने उन सारी प्रोविजंस को बाईपास करके आपने सर हम मेरिट्स ऑफ द केस नहीं डिस्कस कर रहे, अदालत नहीं लगा के बैठे, आप हमें अब फ्यूचर का मंजरनामा बताएं। मैं आपको फ्यूचर का मंजरनामा ये बताता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजमेंट्स दी हैं, और 5 जजमेंट्स में ऐसी थी कि जिनको आपने बुनियादी तौर पे जब वो केस थे तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ओवररीच की है। आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे जब साकिब निसार साहब ने लाइफ उसके अंदर परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की, तो किसी ने कहा कि वो जजमेंट ठीक है। उसके अंदर था एक खास एलिमेंट था कि जिस एलिमेंट की बुनियाद पे आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में देखा उसको ओवरटर्न कर दिया। उसके बाद दूसरी जजमेंट आर्टिकल 63A की आई कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका वोट भी नहीं काउंट होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओवरटर्न कर दिया। तीसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की एक जजमेंट आई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से फैसला किया कि पार्लियामेंट की ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है कि वो लॉ को पास करे, और आपने देखा कि उसका एक फैसला आया। उसके बाद नैब अमेंडमेंट्स के ऊपर एक जजमेंट आई कि 2-1 से फैसला ये हुआ कि नहीं, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक नहीं है। उसी के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठे और 5-0 से उसको ओवरटर्न कर दिया। तो मैं भी इस जजमेंट को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहा हूं कि जिस तरह पिछली जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रियलाइज किया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त 3 फंडामेंटल सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आइन को इंटरप्रेट करती है या आइन को रीराइट करती है, और इन चारों जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रिवर्सल के अंदर लेके आए। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज को आपको फॉलो करना चाहिए या इंसर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए।
दुनिया में किसी जगह प्लेन लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। तीसरा ये है कि क्या कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि आप सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रिडंडेंट कर दें। अगर आर्टिकल 17(2) इतने में तो फिर वो लिख देते कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के सारे आर्टिकल्स के आएगा, नॉटविथस्टैंडिंग से उसकी जो है वो शुरुआत कर देते। अब उसके अंदर 17(2) के अंदर ये है कि आपकी राइट ऑफ एसोसिएशन है बट सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका इलेक्शन एक्ट आ गया, वो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, उसके अंदर पीटीआई उसकी सिग्नेटरी थी, जिसके अंदर आपका एक पार्टी इंट्रा पार्टी का भी एक सिस्टम है और वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है पार्टी सिंबल के ऊपर जिसने इंट्रा पार्टी जो है वो करवाया हो। तो इसे इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पहले चंद जजमेंट्स के अंदर जुडिशियल ओवर रीच किया या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच किया, इसके अंदर भी किया जो पहले 12 जुलाई 16 जजमेंट्स आ चुकी है इस वक्त तक। आप अंदाजा करें ना कि जब से ये केस इनिशिएट हुआ है आइन में कानून में आप कहते हैं कोई गुंजाइश नहीं है, तहरीक इंसाफ को टेक्निकली ये सीट्स नहीं मिल सकती, अगर मिलेंगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट होगा। बिल्कुल नहीं, वो हुआ है ना। आगे मुझे ये बताएं कि एंटी क्लॉक कभी होता है कि आप सारे का सारा पीछे ले जाएं कि नहीं जी अब दोबारा एफिडेविट्स लें, अब दोबारा आप उनको करें, या ये है कि कभी इस तरह भी हुआ है कि आपने जो इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस थी उनको आपने बगैर सुने सुनाए आपने उन्हें सेट असाइड कर दिया, अल्ट्रा वायरस कर दिया और आपके सामने वो इम्प्यून चैलेंज भी नहीं आए। तो मैं ये समझता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेक्टिफाई। अमीर अब्बास साहब आपने सुना, आप खोकर साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अब ये आइन में जो आर्टिकल 87 है क्या कंप्लीट जस्टिस 187 उसको इस्तेमाल करके या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जो हालात व वाक़यात जिन पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का 12 जुलाई 2024 की जजमेंट में तस्करा किया गया था, वो कहते हैं इसको नहीं किया जा सकता। इसका मतलब तो यही है कि उनके ख्याल में जो अब हो गया इसको तकदीर का लिखा समझकर कबूल किया जाए और ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाए। तकदीर ने तो नहीं लिखा था, लिखा तो किसी और ने था, कलम भी किसी और का था, स्याही भी किसी और की थी, इरादा भी किसी और का था। तकदीर पे मत थोपें नकवी साहब, मेहरबानी करें। हाफिज साहब तो खैर मैं तो कोई कानून की अलिफ बे भी नहीं समझता हूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीख में होता क्या कुछ रहा है और इन अदालतों के अंदर ताकत के खेल कैसे खेले जाते रहे हैं और इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं और इक़्तिदार की जो गुलाम गर्दिश हैं उनके अंदर क्या कुछ होता रहा है वो सबको पता है, वो हाफिज साहब को भी पता है, वो मुझे भी पता है। और अगर आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में नहीं है उसको सीटें नहीं मिल सकती, तो आइन में ये कहाँ लिखा है कि जो सियासी जमात रिजर्व जितनी जनरल सीटें जीती है उसकी तनासुब से ज्यादा सीटें आप उसको दे दे रिजर्व, ये भी तो कहीं नहीं आइन में लिखा हुआ। तो बस अगर आज ये निज़ाम है, माजी में किसी और निज़ाम ने किसी और के हक में फैसले होने थे हो गए, आज किसी और तरह हो रहे हैं, कल को आने वाला कोई जज, कोई वकील, कोई सहाफ़ी किसी और तरह इसको जस्टिफाई कर रहा होगा। कौम देख रही है, कौम को सब पता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अब मैं उसके ऊपर उसको अबा कबा पहना के इस तरह के फैसलों को उनके माथों पे नकली सजदों के महराब सजा के मैं कौम के सामने उसको पेश कर दूं कि जनाब ये तो अदल की वो मिजान है जनाब और ये कसीदे, मैं मतलब क्या लोग, मैं जितनी कोशिश कर लूं नकवी साहब आप मुझे बताएं मैं क्या इस निजाम की, ये आईनी बेंच की, इनके फैसलों की मुझसे क्या तारीफ और कसीदे करवा। आप मुझे लिख के दे, स्क्रिप्ट में बोल देता हूँ, लोग मुझे जलील कर देंगे सड़क पे बाहर निकल के। मैं नहीं लोगों को बेवकूफ बना सकता कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लोगों को पता है। मैं एक लफ्ज बोलने की कोशिश करता हूं, लोग पहले मेरे लहजे से भाप जाते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और ये क्या कहानी सुना रहा है बैठ के हमारे साथ। नहीं आप साहिब राय हैं, आप राय रखें, आपको कोई नहीं लिख कर दे रहा मैं क्या आप फलां चीज जो है वो बोल दें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझसे जो खलवाना चाहते हैं मैं वो भी कहने को तैयार हूं, लेकिन उनको मानेगा नहीं क्योंकि मेरी राय और पब्लिक परसेप्शन डिफरेंट हो चुका हुआ है। लोगों को पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, किसके हक में हो रहा है, सही मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या है, वो सब पता है लोगों को। मैं यहां बैठ के नहीं किसी को मुस्तकबिल की प्लानिंग। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये मुस्तकबिल की प्लानिंग में कहीं आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपकी क्या इतला है? कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है मुमकिन तौर पे आफ्टर द जजमेंट? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं है। ये कुछ ना कुछ डिस्कशन बाहर जगहों पे होती रहती हैं, लेकिन मैं सवाल ये है, जब अमीर अब्बास साहब हमारे भाई हैं, बड़ा गुस्से में भी आ जाते हैं, क्या नया हो रहा है? या तो कुछ नया हो रहा है तो हमें भी बता दें, जिसमें पब्लिक उठ खड़ी हुई है, पब्लिक में तशवीश पाई जाती है, पब्लिक परेशान है। भाई ये वही हो रहा है जो कल होता रहा है। पहली बात तो ये कि कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरन का शौक भी। जब आप कानूनी नुकात पे हारते हैं तो फिर आप को ये बात समझ लेनी चाहिए कि चले कोई ना कोई आपको विक्टिमाइज भी करना चाहता है, लेकिन आप रास्ते खुद फराहम करते हैं। सियासी जमातें जो इंतखाबात करवाती हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस मंशा के मुताबिक करवाती हैं जो मौजूद है? सारी सियासी जमातें ये ड्रामा करती हैं। फिर अगर किसी की चीज दबोच ली जाती है, वो कहता है जी हमारे साथ बड़ी जाती होगी, हमसे फलां चीज छीन ली गई है। भाई जब आपको इस बात का अंदाजा है तो आप अपने, वो कहते हैं ना, फाइल वर्क तो पूरा करके रखें भाई। इसी तरीके से ये जो केसेस होते हैं, आपने माशाल्लाह हमेशा से केसेस को बड़ा फॉलो किया है, कोई ना कोई लकूना आप खुद छोड़ते हैं। यानी मैं कई ऐसे लोगों से वाकिफ हूँ जो कहते हैं जी हमें FBI ने नोटिस दे दिया, ये बड़ा जुल्म किया। तो भाई तुमने रिटर्न में जितनी चीजें छोड़ी हुई हैं, तुम्हें पकड़ा तो जा सकता है, ये अलग बात है किसी को पकड़ा जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने भी जो गलतियां की होती हैं वो आपके गले पड़ती हैं। दूसरी बात, ये जो लेकिन इस सूरत हाल पे आज आपने देखा होगा, सलमान अकरम राजा साहब ने एक शेर पढ़ा फारसी का, और उसका मतलब ये था कि मुझे हाथ पांव बांधकर बिस्तर समेत दरिया में फेंक दिया या नदी में फेंक दिया, और अब मुझे ये भी कहा जा रहा है कि तूने भीगना नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ, जो टेक्निकली आपको फला कागज़ है फला नहीं है, वो भी हमारे से उन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में करवाया गया। मैं कहता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ खोखर साहब, मैं आ रहा हूँ। मैं हो सकता है सलमान अकरम राजा साहब कुछ बातें दुरुस्त कहते हो, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को भी पता है कुछ बातें वो गलत कहते हैं। और दूसरी बात ये है, देखिए ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। ये नहीं सलमान अकरम राजा साहब के यही दलाल हमने किसी और तरफ भी बैठ के सुने हुए हैं। जनाब ये बड़ा जुल्म किया जा रहा है। आज वही सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं नहीं जी नवाज शरीफ को तो ठीक निकाला गया था, यही वो दलील हमें दिया करते थे। जनाब ये देखिए किस तरीके से घेरा जा रहा है नवाज शरीफ को और कितना जुल्म किया जा रहा है। भाई उस वक्त आप जो सारा कुछ घेरने वाले लोग थे, क्या उसके बेनिफिशियरी आज वो इमरान खान साहब नहीं है जो कहते हैं आज मैं विक्टिमाइज हो रहा हूँ? बैठ के तय किया करते थे किसको किस तरीके से निकालना है। तो ये चक्कर है, या तो सियासतदान इसे सबक सीख लें, या सियासतदान ऐसे एक दूसरे को निकालने और लाने के लिए काम आते रहें। सही। खोखर साहब, आप एक तो कुछ ऐड करना चाह रहे थे, साथ में ये भी बताएं 27वीं आईनी तरमीम, कुछ तजावीज़ भी हम देख रहे हैं, बुकला कहीं कोई इवेंट है, खिताब हो रहा है, उसके ऊपर तजावीज़ भी आ रही हैं, किसी नए ओथ की बात भी चल रही है, फिर जजेस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय करना। ये क्या मुमकिन तौर पे 27वीं आईनी तरमीम में क्या चीज़ें मौजूद हैं या आ भी रही है या नहीं, ये सिर्फ अफवाह है? देखिए ईसा, एक तो ये है कि पार्लियामेंट का एक प्रेरोगेटिव है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट पे आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये सर्टेन चीज़ें आई हैं, जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आया है, उसकी कॉम्पोजिशन आई है, जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ आई है, ये सिर्फ एक ही वजह से आई कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर कंप्रोमाइज किया और पीटीआई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, उससे नीचे जितनी भी चीजें हैं वो साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ लेते गए। लेकिन मैं आपको याद है कि जब से भी मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, जिस जगह भी मैं गया हूँ, कि ये मैकेनिज्म वाइबल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के बंदे जो है मेजोरिटी के अंदर बैठ के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे भी आए, या उसके बाद ये है केसेस की फिक्सेशन पे भी आए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कॉम्पोजिशन पे भी आए। ये चूंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को साइड पे किया और एक कंप्रोमाइज के अंदर आए, और उस कंप्रोमाइज का नतीजा ये है कि जितनी देर तक आप इन चीजों को अंडू नहीं करेंगे और आप एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे कि जो आपकी फेडरल लेवल पे भी हो, हाई कोर्ट्स प्रोविंसेस के अंदर भी हो, जिनकी इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन हो, इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस हो, इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार हो, उतनी देर तक ये इंटरनल कंट्रोवर्सी नहीं हो। आप देखें ना कि डेली कोई ना कोई जजमेंट्स आ रही है, ऑब्जर्वेशन आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्नर किया जा रहा है, उनके ब्रदर जजेस को किया जा रहा है, दूसरे जजेस उनके मुतालिक रिमार्क्स दे रहे। तो ये सिलसिला चलेगा नहीं। जितनी जल्दी आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का एक उस वक्त एक वाइज डिसीजन होना चाहिए था कि 65 जो उन्होंने की बजाय 68 साल जो रखा था वो ना करते उस चीज के अंदर। और यही वो बुनियाद थी कि जिसके ऊपर ये कहा गया कि जी शायद काजी फाजिल ईसा जो है वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस आ रहा है। अगर 65 साल रहती तो ये प्रॉब्लम ही ना आती और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो आपकी चली जाती। और ये सिस्टम की भी डिमांड, आप छोड़ दें जस्टिस मंसूर को, आप छोड़ दें दूसरे जजेस को जो आपके, हमें तो सिस्टम बेहतर चाहिए ना। उस सिस्टम के अंदर क्या पाकिस्तान का आम आदमी इस सिस्टम जुडिशियल से जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है या कम हुआ है या लोअर हुआ? उस चीज के अंदर साल से केसेस पड़े रहते हैं, उसके बाद सुनवाई कोई नहीं है। ये वो चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। और ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये होंगी 27वीं आईनी तरमीम में, बिल्कुल जितनी जल्दी कर लेंगे आपको बेहतरी रहेगी। और दूसरा जो आप बार बार जो है ना मलबा डालते, देखें 2019 से ऑनवर्ड पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। 2 साल पहले वो इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगते रहे, फिर 22 आ गया, फिर 23 आ गया। यार जो पॉलिटिकल पार्टी 5 साल अपने सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकती या उन चीजों को नहीं कर सकती, तो उनकी भी तो सीरियसनेस आप देखें ना उस चीज के अंदर। जो ये तो नहीं हुआ कि 2024 के अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई कर दिया। भी 2019 से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है यार, इसको 20 में करवा लो, इसको 21 में करवा लो। आप ही की गवर्नमेंट है, लेकिन चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल कंसीडरेशंस कुछ और थी, चीजें चलनी और साइड सी थी, और अल्टीमेटली फिर आपने देखा कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया तो आई। तो मैं ये समझता ये हूं कि ठीक है ऑब्वियसली हर उनकी भी फिर एक साइड ऑफ स्टोरी है ना कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, 71 दिन महफूज रखा, दिसंबर के एक ऐसे वक्त पर अनाउंस किया और 15 दिन का वक्त दिया। पहले दिन से कह रहा हूं कि जो रिजर्व सीट्स जो है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिली है नहीं मिलनी चाहिए। ओवर एंड अबव ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमीर अब्बास साहब अमीर अब्बास साहब मेरा पहले दिन से आर्टिकल्स भी इस चीज पे लिखे हुए हैं। सही। अमीर अब्बास साहब, इसराइल और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में बाकायदा कूदने के लिए तैयार नज़र आता है और आज की रात इस हवाले से बड़ी डिसाइसिव है। ईरान की एक तो अभी तक की जो मज़ाहमत है, रेजिलियंस है, पहले एक बहुत बड़े झटके के बाद जो पहले दिन ही पहले चंद घंटों में लग गया था, अभी अगर अमेरिका इसमें कूदता है, आपके ख्याल में ईरान किस हद तक उस हमले को काउंटर कर पाएगा या मुकाबला करेगा? अगर मुझे इजाजत दे, मैं ईरान की जंग से पहले जरा अगर अपनी जंग मुझे निपटा लेने दे, अगर एक मौका दे दे सिर्फ मुझे। जो मलिक साहब ने फरमाया कि जी माजी में भी होता रहा है, खुदारा ना करें इस तरह। इमरान खान ने कौन सी बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा की थी कि अपनी मुखालफों की इद्दतें खोल के बैठ जाता। इमरान खान ने नवाज शरीफ के ऊपर इकदाम कत्ल का मुकदमा बनाया, इमरान खान पर आपने इकदाम कत्ल का मुकदमा बनाया। वो जमान पार्क बैठा हुआ था और एक वकील रजाक शर कत्ल होता है क्वेटा में, आपने उसके ऊपर 109 की इयानत कत्ल का मुकदमा बना दिया जो कि आपने जुल्फिकार अली भुट्टो पर बनाया था। कौन सा दहशतगर्दी का और बगावत का मुकदमा इमरान खान ने नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी पर बनाया आपने इमरान खान पर? आप तो साइफर पर इस मुल्क में धमाले डाली जा रही थी और लोग उस वक्त ये कहते थे कि फंदे का साइज क्या होना चाहिए इमरान खान की गर्दन का। लोग कहा करते थे कि फांसी से कम तो, क्योंकि इसने ये तो बाकी है, इसने गद्दारी कर दी है, इसने मुल्क की राज बेच दी है, फांसी से नीचे तो सजा हो ही नहीं सकती। कुछ कहते थे अच्छा चलो फांसी से नीचे शायद हो सकता है उम्र कैद कर दे 28-30 साल की। ये हालात थे। क्या किया इमरान खान? न करे इस तरह से बराबरी हमें नहीं करनी चाहिए। जो गलत, जहां इमरान खान गलत था उसके मुंह पे बैठ के खुदा की कसम उसको कहा कि तुम गलत कर रहे हो इमरान खान। लेकिन जहां वो गलत नहीं था हम बैलेंस करने के चक्कर में गए, ये भी गलत था वो भी गलत था, सिर्फ इसलिए कि आज जो गलत हो रहा है हम इसको जस्टिफाई करें। और जो हाफिज एहसान भाई साहब ने बात की कि पीटीआई का इसलिए हो रहा है कि जिन्होंने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, खुदा की कसम इसमें इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हम सबको पता है कि पीटीआई को नाहल करने के लिए बहाना चाहिए था, वो बहाना ये ना होता कोई और बहाना कर लिया जाता। हम ये क्या लोगों को कह रहे हैं कि जी इलेक्शन, इस साल में पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हुआ है, हाफिज साहब को बना देते हैं जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हाफिज साहब से कहते हैं कि उस इलेक्शन की इंक्वायरी करके बताएं कि वो इलेक्शन कहां हुआ है।
बंद कमरे में ढक्कन रख के इलेक्शन करके पीपल्स पार्टी ने अपने लोग अपॉइंट कर दिए, फला जनरल सेक्रेटरी, फला चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन ने उनको लेटर इशू कर दिया। जेयूआई फेक इलेक्शन हुआ इस साल के अंदर। बताएं कि कौन किस जगह पे वो इलेक्शन कंडक्ट होते हुए आपने देखा है, लेकिन उनको लेटर इशू हो चुका है कि हाँ तुम्हारा इलेक्शन पास है। टीएलपी का इलेक्शन हुआ इस साल के अंदर, बताएं कहां पे वोटिंग हुई है, कहां पे उनकी जनरल असेंबली इकट्ठी हुई है, लेकिन उनको लेटर मिल गया कि हाँ तुम्हारा इलेक्शन पास है। पीएमएलक्यू का इलेक्शन हुआ, फिर चौधरी शुजात हुसैन जो पार्टी के सरबरा बन गए, उनको लेटर इशू हो गया कि हाँ जी जाओ तुम्हारा इलेक्शन पास है, तुम्हें छुट्टी है, मौजे करो, तुम मौज मस्ती करो, मुल्क में जो करना करो। यार अजीब बात है, उसके इलेक्शन को 5 साल से ले लेके हम पानी में बधानी डाल के, हाँ सबको पता है कि इलेक्शन का मसला ही नहीं था, मसला यह था कि वो पसंद नहीं है ना, बस उसको खत्म कर दिया हमने इस मुल्क की सियासत से। उसके लिए हमें ये नहीं मिलेगा हम 36 और बहाने ढूंढ लेंगे, जाए आपने नकवी साहब जो करना कर ले, हम रोक के दिखाते हैं इमरान खान को, फिर आप उसको लाके दिखाए पावर में। ये मेंटालिटी है इस वक्त रियासत की यार, हम लगे हुए इसको लीगलाइज करने के लिए जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में। सही। जो अब फाइनली बता दें, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, ईरान को पहले कहा था बात कर लें, मुमकिन तौर पे अगर अमेरिका इसमें कूदता है फिर? देखिए अमेरिका जो है वो तकरीबन कूद चुका है, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हमने ईरान की पूरी एयर स्पेस जो है उसकी एक तरह से जियो फेंसिंग कर ली है, जियो मैपिंग कर ली है, और हमें पता है कि उनके कौन कौन से एसेट्स, डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, और हम उनको फिर आप निशाना बना के दिखाएंगे। लेकिन अगर आप ईरानियन नेशन की रेजिलियंस देखें, उनकी रेजिस्टेंस देखें, उनकी तारीख है रेजिस्टेंस की, और उनके अंदर जो मुकावमत है उसको देखें, तो आज तक इन 46 सालों में लोगों को शायद जो तारीख का मुताला नहीं करते उनको लग रहा होगा कि शायद ये ईरान के ऊपर पहला मौका है। ईरान के ऊपर इससे ज्यादा भयानक मौके आ चुके। 8 साल सद्दाम, अभी तो 6 दिन हुए हैं सिर्फ बमबारी को, जुमे को बमबारी शुरू हुई थी, आज बुध है। 8 साल सद्दाम ने इससे ज्यादा भयानक बमबारी की थी। वो कौम उससे ज्यादा ताकतवर उभर के सामने आई। उनके इनकलाब के फौरी बाद उनकी पार्लियामेंट पर पहला ब्लास्ट होता है, उनके 73 पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको कत्ल कर दिया जाता है। वो कौम उसके बाद फिर उभर के सामने आई। $1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर का उनको नुकसान हो चुका है सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से। पिछले 30 साल में वो कौम फिर खड़ी हो गई। उनके अंदर रेजिलियंस है, उस कौम में मुजाहमत है, वो कौम हुर्रियत पसंदी पर यकीन रखती है, वो कौम स्टेटस को, अशराफिया, इस्तेमार, साम्राज्यत और तागूत के साथ खड़े होने पर यकीन नहीं रखती। ये उस कौम की स्ट्रेंथ है, और यही स्ट्रेंथ उस कौम को यूनाइट रखती है। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो और तो बाकी बहुत सारे मुल्कों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन उस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ उनकी कौम इंटैक्ट है। उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियोलॉजिकल कौम है, और वो उसके ऊपर खड़ी है। कोई सही। ठीक है अमीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज़ एहसान खोखर साहब मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।